हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा कि लेट नाइट आपको कल शाम के आसपास एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, जिसमें साफ साफ कह दिया गया था कि बीपीएससी फेज 2 यानी कि 8वें चरण की जो भर्ती है वो आपकी इस दिन से ऑनलाइन अवेलेबल रह जाएगा। इस तारीख तक भर सकते हो, इस तारीख को परीक्षा होगी और इस तारीख से लेकर इस तारीख तक परीक्षा चलेगी। आप सही बच्चों को पता है, जिसमें बात करी गई है 6 to 8 की, 9th and 10th की और 11th and 12th की, और कुछ जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है, जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षार्थी है, उनके बारे में भी कुछ वैकेंसीज की बात करी गई है। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों ये तो नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को पता चल गया होगी, आखिरकार नोटिफिकेशन निकल गया है। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक दाव पेच है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, वो 6 to 8 वाले बच्चों को हो रही है। क्यों? क्योंकि जो फेज 1 आया था, यानी कि 7वें चरण की बहाली आई थी बीपीएससी की, उसमें 6ठी से 8वीं की भर्ती थी ही नहीं। तो 6ठी से 8वीं भर्ती नहीं थी, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या उसकी क्राइटेरिया रहेगी, क्या उसका एज रिलैक्सेशन रहेगा, साथ ही साथ में उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक एग्जाम हो चुका है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत हमारे पास सिलेबस पैटर्न आ चुका है, हमें समझ में आ गया है। तो उसी के आधार पर हम प्रयास करेंगे समझने का कि आप लोगों का सिलेबस क्या रह सकता है, आप लोगों को कितने पढ़ने की आवश्यकता है, कहां से पढ़ने की आवश्यकता है, और किस बुक को फॉलो करने की आवश्यकता है। बाकी आप कोर्स किसका परचेज करते हो, किसको फॉलो करते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किसका पढ़ाया हुआ, किसका समझाया हुआ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम कैसे तैयारी करवाएंगे वो मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा उस चीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, अगर आपने कल यानी कि लेट नाइट अगर आपने देखा होगा, तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हो 27/10/2023, यही है ना? हाँ, यही है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्कूल टीचर सेकेंड फेज फॉर क्लास 6 to 8, 9 to 10th एंड 11 to 12th, पूरा का पूरा आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर आप देख सकते हो, जिसमें यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं डेट के बारे में। तो अगर आप इसको ओपन करते हो, तो ओपन करोगे तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं कि इसके अंतर्गत बातें क्या कही गई है। जब आप ओपन करोगे तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है? आवश्यक सूचना लिखी हुई है। क्या है आवश्यक सूचना? तो लिखा है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। यानी कि जो भी बच्चा टीचर या फिर प्रधानाध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षित है, उस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सूचित किया जाता है कि वर्ग 6 से 8, वर्ग 9 से 10 और साथ ही साथ में वर्ग 11 से 12, और इसी के साथ साथ में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षक है, यानी कि जो प्रशिक्षित है, यानी कि स्नातक प्रशिक्षित है और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित है, उन प्रधानाध्यापकों के लिए बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, दिनांक है, वो 3/11/2023 से लेकर 14/11/2023 तक संभावित है। ये देख सकते हो, ये बहुत बड़ी लाइन है। क्या है? अप्रोक्सीमेटली डेट है, संभावनाएं हैं कि आपका जो ऑनलाइन अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जो डेट बोली है इन्होंने, वो क्या बोली है? वो बोली है 3/11/23, यहां से लेकर 14/11/23 यहां तक है। और ये भी क्या है? फिक्स नहीं है, संभावना है कि यहां पर हो सकती है। साफ साफ इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में यहां पर लिख रखा है, फिक्स नहीं लिखिए, संभावना लिखिए, इसलिए मैं आप लोगों को यहां बता दूं। और कहा गया है कि इसका जो एग्जाम होगा, देखो दोस्तों यहीं पर ही समझने वाली बात है, एग्जाम जो होगा वो 7/12/2023 से लेकर 10/12/2023 तक होगा, यानी कि अलग अलग दिनों पर अलग अलग एग्जाम होंगे। अब यहां पर आप लोगों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों, देखो 9 से 10 और 11 से 12, ये तो आप लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसका एग्जाम हुआ था, सभी बच्चों को पता है इस चीज के बारे में। अप्रोक्सीमेटली 18,000 प्लस दोनों के अंतर्गत जो है वो आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, यहां पर जो वैकेंसीज निकल कर आ रही है वो 31,982 समथिंग कुछ आ रही है 6 to 8 में। यही हमें समझना है। दाव पेज क्या है? पहला दाव पेज तो ये है कि सभी बच्चों को घबराना नहीं है, ये संभावित डेट है। यहां पर अभी तक ना ही
पोस्ट का पता चला है, ना ही किसी प्रकार की चीजों का पता चला है कि कितनी पोस्ट आनी है कितनी पोस्ट नहीं आनी है। जितनी भी पोस्ट आनी है वो अखबारों के द्वारा पता लग रहा है। ठीक है, तो पहली डेट तो ये है कि ये संभावना है, फिक्स नहीं है। आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है कि उपयुक्त तिथि में बदलाव भी हो सकता है, साफ साफ इन्होंने लिख दिया है यहां पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सही बच्चों को पता है कि जब फेज 1 की भर्ती आई थी तो इस भर्ती के अंतर्गत बच्चे अलग अलग प्रकार की गलती कर रहे थे। तो लगभग लगभग जो फॉर्म भरने की तिथि थी वो लगभग लगभग दोस्तों कहीं ना कहीं 1.5 से 2 महीने चली थी। अब यहां पर फॉर्म भरने की तिथि अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चल रही है। तो आपको क्या लगता है 10 दिन के अंतर्गत फॉर्म भर देंगे बच्चे? 1.5 से 2 महीने फॉर्म भरने में ही चले गए थे और फिर 30 दिन का टाइम दिया गया था, फिर आपका एग्जाम था। और यहां पर देखो तो 10 दिन में फॉर्म भरा जा रहा है, फिर अगले 20 दिन के बाद एग्जाम हो रहे हैं। कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों इतनी जल्दी, कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि बच्चा गलती करता ही करता है। तो इसलिए दोस्तों ये डेट क्या है, संभावनाएं हैं, डेट में बदलाव होंगे, 101% बदलाव होंगे। ठीक है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि बीपीएससी ने यहां पर संकेत दे दिया है कि अब आपका फेज 2 होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें भर्तियों के बारे में क्यों नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि अभी जो है वो फेज 1 की चल रही है, उसमें बहुत सारी सीट खाली होंगी। बहुत सारी सीट खाली होने के बाद उसको कंपाइल किया जाएगा इनके अंतर्गत, तब इनकी पोस्ट बढ़ेगी, तब जाकर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और जब उनकी चीजों के बारे में पता चलेगा तो दोस्तों इसमें कक्षा 1 से 5 की भी भर्ती देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि उनकी भी पोस्ट कहीं ना कहीं खाली देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल संभावना है। अभी नई चीजों का आपका जब पूरा का पूरा डेटा उनके पास आ जाएगा तब आप वो डेटा आपको फिक्स बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात होगी आपकी, आपको सभी बच्चों को इस चीज के बारे में जानकारी थी। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन इसके ऊपर कि ये जो ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है 6 to 8 का, जिसमें लगभग लगभग 31,982 सीट बताई जा रही है अभी के लिए, और अभी तो और भी खाली होंगी, वो भी ज्वाइन होंगी, क्योंकि बीपीएससी चेयरपर्सन अतुल प्रसाद जी ने साफ कह दिया है कि जो भी फर्जीवाड़ा करके आया है, उन्होंने टाइम बर्बाद करा है, मैन पावर बर्बाद करी है, तो वो अपना स्पष्टीकरण लिख कर दे, नहीं तो उनको जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, उन्होंने कहा है। तो सीट अभी बहुत ज्यादा खाली मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखो दोस्तों अभी तक तो ऐसा कोई फिक्स चीजें पता नहीं चली है, लेकिन ये है कि आपकी जितनी भी चीजें होंगी ना वो आपकी ओल्ड के हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी आपकी जो पुरानी भर्ती आई थी उसके अंतर्गत जो 9वीं से 10वीं की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ना दोस्तों, वही आपका 6ठी से 8वीं का होगा। 1 से 5वीं का अलग होता है, 6ठी से 8वीं का जो होता है वो 9वीं से 10वीं के सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो आपका 9वीं से 10वीं वाला देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये क्या है, तो कम से कम आपके 50% नंबर जो होने चाहिए वो हाई स्कूल में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार के विश्वविद्यालय जो कि सीबीएसई या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, उसमें आपका स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी किसी भी प्रकार सरकारी मान्यता इंस्टीट्यूट से आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। तो आप इसके अंतर्गत एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। सिंपल भाषा में कहूं तो ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए, फॉर्म आप इजीली भर सकते हो। और साथ ही साथ में दोस्तों आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर 2 या एसटीईटी पेपर 2, जो भी आप मान सकते हो वो होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपने एसएसटी ले रखा है या फिर मैथ एंड साइंस ले रखा है, क्योंकि अधिकतर जो साइंस क्राइटेरिया के बच्चे होते हैं वो मैथ एंड साइंस चुनते हैं, और जो कॉमर्स और जो आर्ट्स वाले होते हैं वो एसएसटी को चुनते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सीटेट पेपर क्वालिफाई कर रखा है, एसटी या फिर आपने टीईटी पास कर रखा है, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों इसमें और प्रकार की भी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों मेन जो था वो यही था। और साथ ही साथ में दोस्तों एक 4 साल का डीएलएड भी होता है, तो वो भी आपने कर रखा है तो एलिजिबल हो। अब कई बच्चों के मन में है ना एक चीज चलकर आ रही है, वो चीज क्या है? तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको इस चीज के बारे में तो पता है कि आपका स्नातक होता है, ग्रेजुएशन होता है, चाहे आपने बीकॉम कर रखी हो, चाहे वो आपने बीए कर रखी हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, वो कोई बात नहीं, यानी ग्रेजुएशन होता है। साथ ही साथ में बच्चा कह रहा है कि इसके हिसाब से दोस्तों हमने क्या कर रखा है सर? डीएलएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है। क्यों? क्या हम इसके अंतर्गत एलिजिबल है? तो देखो दोस्तों पहले पुरानी की बात करी जाए तो हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस में डीएलएड कर रखा है, डीएलएड कितने साल का? 2 ईयर वाला, 2 साल वाला, जो नॉर्मल हम 1 से 5 में लेते हैं, अगर आपने वो कर रखा है तो आप इसके अंतर्गत एलिजिबल माने जाते हो। स्नातक के साथ साथ में डीएलएड कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल माने जाते हो। और साथ ही साथ में आपका पेपर 2 जो होना चाहिए वो सीटेट वाला पास होना चाहिए।
तो आप उसके अंतर्गत एलिजिबल माने जाते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको नहीं मानेंगे, अभी हम जो है मेन इसी को ही मानेंगे। ये वाला जो है हम तब मानेंगे जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन एलिजिबल ये भी माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम अपेयरिंग है, या कई बच्चे कहेंगे सर जो हमने बीएड वाला कोर्स करा था उसका रिजल्ट आया है, सर्टिफिकेट नहीं आया है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो भी आपका एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट से पहले अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल माने जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र आप सभी बच्चों को पता ही है, 37, 40, 42 और 10 साल का एज रिलैक्सेशन होता है अलग अलग क्राइटेरिया में। मिनिमम जो होता है वो 37 साल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एज की कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने सीटेट पेपर 2 पास नहीं कर रखा, हमारा बीएड है, डीएड है, सब कुछ है, ग्रेजुएशन वगैरह सब हो रखा है, क्या हम एलिजिबल है? दोस्तों इसके ऊपर डिपेंड मैं टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब अपेयरिंग वालों को तब लिया जाता है जब आपका नोटिफिकेशन आ चुका हो। जैसे कि मान लो आज या कल में सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो 101% अगर आप पेपर 2 का एलिजिबल हो, यानी कि आप उसके अंतर्गत पूरा का पूरा रखते हो आप अपनी डिग्री विग्री, तब आपको इसके अंतर्गत एलिजिबल कर दिया जाएगा, जैसे फेज 1 में किया था। लेकिन अभी दूर दूर तक सीटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, टीईटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अपेयरिंग वालों का तो कोई हक ही नहीं होता यहां पर कि उनको अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपकी फेज 2 की भर्ती आने से पहले आपका सीटेट क्या हो जाता है, अनाउंस हो जाता है कि भाई इस दिन होगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हो गया है, आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अपेयरिंग वालों कोई एलिजिबल नहीं है। आपके एग्जाम डेट से पहले आपका क्या आ जाना चाहिए, बीएड वगैरह का रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए, सर्टिफिकेट बाद में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो आप एलिजिबल माने जाओगे, ठीक। तो ये था दोस्तों आपके क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आ जाते हैं दोस्तों सिलेबस पैटर्न के ऊपर। तो देखो दोस्तों सिलेबस पैटर्न तो आप लोगों को पता ही होगा, बीपीएससी इसमें माहिर है, डिटेल सिलेबस नहीं देती है और ना ही इस बार देगी। क्या बता देगी वो आपको? 2 पेपर होंगे, 2 फेज में होंगे। फेज नंबर फर्स्ट जो कि कुल मिलाकर आपका जो होगा वो कितने नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर आपका होगा 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। समय कितना दिया जाएगा? 2 घंटे, जिसमें आपका बांटा जाएगा 25 और 75। अब इसमें क्या होता है, तो अब इसके अंदर का डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश और हिंदी चुनते हो या उर्दू चुनते हो या बंगला चुनते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये 3 चीजें देखने को मिलती है। भाग ए में आपको अंग्रेजी भाषा जो होगा वो सभी के लिए सामान्य होगा, कॉमन होगा। भाग 2 में आप हिंदी चुन सकते हो, उर्दू चुन सकते हो, बंगला चुन सकते हो, जिसमें भी चुनोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने इंग्लिश और हिंदी चुना, तो 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 75 नंबर की हिंदी आएगी। और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप यहां पर फेज 1 का उठाकर देखोगे ना, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें 50 नंबर से कम ले आया हो। यहां पर इजिली आपके यहां पर 50 प्लस आ जाते हैं, इजिली आपके 50 प्लस आ जाते हैं। बहुत सिंपल पेपर आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप खुद सोच के देखिए, 100 नंबर का पेपर है, तुक्का मारोगे 30 नंबर नहीं आएंगे क्या? मिनिमम आपको क्वालिफाइंग के लिए यहां पर कितने नंबर लाने होते हैं? 30 मार्क्स लाने होते हैं। अब अतुल प्रसाद जी का बयान सुनोगे तो उन्होंने कहा है कि भाषा में ऐसे बच्चे भी हैं जो 4800 से प्लस बच्चे फेल हुए हैं। हो भी सकता है यार, ठीक है, कई बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आते तो हो भी सकते हैं फेल, ऐसी बात नहीं है। तो 4800 से प्लस बच्चे फेल भी हुए थे, लेकिन इजी पेपर आता है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप इंग्लिश हिंदी लेते हो, इंग्लिश तो बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश होती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इजिली आप पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे तो पैसेज आया था, और पैसेज में दोनों में आपका कुल मिलाकर 20 नंबर का था, तो वहीं से ही आपका नंबर निकल जाते हैं। तो भाग ए में आपका ये मिलेगा, अगर ये क्वालिफाई हो गया तो जर्नल पेपर आपका चेक होता है जब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो भाग ए 100 नंबर का होगा इसी तरीके से, ठीक। वहीं पर ही भाग 2 की बात करी जाए दोस्तों, तो भाग 2 में आपका परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वो जो देखने को मिलेगा ना दोस्तों, कुछ कुछ आपका 9वीं से 10वीं की तरह देखने को मिलेगा। आप सही बच्चों को पता है, भाग 2 होगा वो जो होगा वो 120 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 120 नंबर का, जो कि 80 प्लस 40 में बटा होगा। किस में बटा होगा? 80 प्लस 40 में बटा होगा। 80 प्लस 40 क्या है? तो ये तो दोस्तों होगा आपका कॉमन पेपर। क्या होगा? कॉमन पेपर होगा, और ये होगा आपका विषय। क्या होगा आपका दोस्तों? सब्जेक्ट, ठीक है। कुल मिलाकर ऐसा होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर सब्जेक्ट का कहने का मतलब क्या है? तो दोस्तों सब्जेक्ट आप सही बच्चों को पता है कि आपका जो पेपर 2 होता है वो तो एसएसटी पर होता है, या लैंग्वेज पर होता है, या फिर मैथ एंड साइंस पर होता है। तो उसी अनुसार दोस्तों यहां पर जो आपके सब्जेक्ट होंगे ना वो इसी प्रकार से होंगे। या तो वो आप उसमें चुनोगे 80 नंबर का एसएसटी या सोशल साइंस जिसे बोल सकते हो आप, या फिर चुनोगे आप इसमें मैथ एंड साइंस।
या फिर चुनोगे इसमें आप कोई भी लैंग्वेज। लैंग्वेज कहने का मतलब है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज में आपने कर रखा होगा उस अनुसार आपको यहां पर चुनने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आपने एसएसटी चुना, तो एसएसटी में आपका वाणिज्य हो गया, या फिर आपका भूगोल हो गया, ज्योग्राफी जिसे आप बोलते हो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसी प्रकार की चीजों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। या फिर मैथ एंड साइंस चुना, तो मैथ्स तो आप सभी बच्चों को पता है 10 तक की मैथ आपको कम से कम पढ़नी पड़ेगी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये हो गया, बॉटनी भी पूछा जा सकता है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत जो भी आपने चुना उसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका कम से कम आपका 80 नंबर का देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 80 मार्क्स का देखने को मिलेगा। जो कि कहां से पूछा जाएगा? तो ये आपका पूछा जाएगा विद्यालय परीक्षा समिति, जो आपका बिहार की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो, या फिर एनसीईआरटी से संबंधित जो बुक्स होती हैं वो। अब ध्यान रखिएगा, जो भी आप बच्चे तैयार कर रहे हो, जैसे कि 1 से 5वीं तक का बच्चा जो तैयार करता है, तो 8वीं 9वीं 10वीं तक की किताबें पढ़नी है। जैसे आप 6ठी से 8वीं की तैयारी कर रहे हो, तो 10वीं से 12वीं तक की किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। लेवल ये ना डबल लेकर चल रहे हैं, उस अनुसार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। वहीं पर ही 40 नंबर की बात करी जाए तो दोस्तों जो कॉमन पेपर होता है, जिसमें आपका पूछा जाएगा प्राथमिक गणित हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया, ये सारी की सारी चीजें शामिल होंगी। ठीक है, 6ठी से 8वीं के अंतर्गत अगर आपने फेज 1 वाला देखोगे तो इसी प्रकार का कुछ सिलेबस था आप लोगों को। बच्चे सारे के सारे कहते हैं सर डिटेल सिलेबस मिल जाए, डिटेल सिलेबस मिल जाए। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई डिटेल सिलेबस नहीं देखने को मिला था, और इस बार भी आपको मुझे नहीं लगता कि डिटेल सिलेबस देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों का एग्जाम का सिलेबस। इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी और इसी किताबों को आपको फॉलो करना होगा। यहीं पर अगर आप इस चीजों को फॉलो करोगे तो आपको काफी चीजें समझ में भी आएंगी और काफी चीजें आप यहां पर क्लियर भी कर पाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था आपका एग्जाम का पैटर्न। अब मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों, एक चीज वो बच्चों के सभी के मनों में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर क्या इस बार जो ये बीपीएससी टीआरई होने वाला है, जिसे क्या नाम दे रहे हैं 2.0 या फेज 2, जो भी आप नाम दे रहे हो, ये इसके अंतर्गत जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी तक जितनी जल्दबाजी में हबड़ा तबड़ी में सारी चीजें हो रही है, जो कहा जा रहा है 3 तारीख से फॉर्म भर जाएगा, 14 तक चलेगा, अगले महीने 7 तारीख से आपके पेपर होने लग जाएंगे, तो इस अनुसार देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिर ये डिटेल सिलेबस नहीं देंगे। 6ठी से 8वीं वाले का पहली बार पेपर हो रहा है, उनका भी कुछ पता नहीं होगा। जैसे इन्हें पिछली बार कहा था कि अभी कुछ पता नहीं है सिलेबस वगैरह का, इस बार भी 6ठी से 8वीं का कुछ पता नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। अगली बार होगा कि नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस बार अगर आपका डिटेल सिलेबस आ गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन उम्मीद बहुत कम है डिटेल सिलेबस आएगा, इसलिए आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को इस बार भी नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों कमर कस लीजिएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप सभी के पास होगा पेपर 1 को देखकर, यानी कि फेज 1 को देखकर, उसी अनुसार आप अपनी तैयारी करेगा, नई नई चीजें आपकी निकल कर आएंगी यहां से। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है, कोई बात रह जाती है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका पूरा का पूरा वहां पर रिप्लाई करके समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज के लिए आपका पूरा का पूरा एक पैटर्न, एक पूरा का पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।